हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर कॉलेज यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, फिजिक्स का एग्जाम तो कंप्लीट हो गया। कई सारे वीडियोस एंड लाइव रिवीजन हमने आपको देने की कोशिश की है। अब बारी है केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं 12th के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि केमिस्ट्री एग्जाम में आ सकते हैं, जो कि हमने लिया हुआ है क्वेश्चन बैंक में से। तो बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल है जो मुझे लगता है चीजें पूछी जा सकती है या फिर उसके जैसे सिमिलर एग्जाम्पल पूछी जा सकती है। तो हम लोग उसको फटाफट से कंटिन्यू करेंगे। लगभग 10 से 11 न्यूमेरिकल्स है। ओवरऑल देखा जाए तो हर एक चैप्टर्स में न्यूमेरिकल नहीं है। स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स है और बीच में कुछ चैप्टर्स है, उसमें से न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। बाकी आगे के जो चैप्टर्स है 10 चैप्टर्स के आगे, उसके आगे न्यूमेरिकल नहीं पूछता। तो जो भी न्यूमेरिकल से अलग अलग चैप्टर्स के, उसको हम लोग देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं आपके लिए। और फटाफट से आप ये वीडियो देखोगे। और बस मैं ये इतना ही बोलूंगा कि आपके लिए हम कंटिन्यूस मेहनत कर रहे हैं इस चैनल पे। जेआर कॉलेज पे न्यू चैनल है, लेकिन आपके सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है। जितना आप सपोर्ट दिखाओगे उतना ज्यादा हम ग्रो करेंगे। तो प्लीज अपने सभी दोस्तों के साथ जितना हो सके हमारे सभी टाइप के वीडियोस को शेयर करते रहना। आपके केमिस्ट्री के बाद मैथ्स के और बायोलॉजी के लिए भी कंटिन्यूस लाइव रिवीजन और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस आते रहेंगे। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि चीजें आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो हमारे पास कुछ 8 से 10 न्यूमेरिकल है जिसको हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे वन बाय वन। तो आप लोग बस हमारे साथ बने रहना और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे पहले टाइप के क्वेश्चन की। तो क्या है क्वेश्चन? चलो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? इफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ ए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का आपको टोटल वॉल्यूम दिया है, यानी आपको सबसे पहले गिवन लिखना जो होता है उसमें आपको यहां पे वॉल्यूम का वैल्यू दिया हुआ है। दैट इज ए क्यूब इज इक्वल टू 6.817 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको दिया हुआ है। हमको पूछा है व्हाट इज द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द पार्टिकल्स। तो पहली बात तो ये क्या है? सिंपल क्यूबिक यूनिट है। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे। वी नो द फॉर्मूला, वी नो द फॉर्मूला। अगर हम बात करें यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? डायरेक्टली फॉर्मूला जो है वो लिख सकते हैं, जो कि है, अगर आपको क्वेश्चन पूछा है, क्या पूछा है? दैट इज वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स। तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय पार्टिकल्स। लेकिन ये पार्टिकल्स किस में है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में है। तो इसका जो फॉर्मूला है दोस्तों आपको पता होगा, दैट इज नथिंग बट पाई ए क्यूब अपॉन 6। दिस इज द फॉर्मूला। करेक्ट है, यही फॉर्मूला था हमारा। चलो इसमें वैल्यू डालते हैं और सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा? पाई का वैल्यू आप ले सकते हो 3.14, जैसा आपको सही लगे आप उसको जो वैल्यू है वो ले सकते हो। तो 3.14 मैंने यहां पे पाई का वैल्यू ले लिया है। उसके अलावा मेरा ए क्यूब का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 6.817 इंटू 10⁻⁻23 और अपॉन इसको डिवाइड करना है हमको 6 के साथ। ठीक है, तो चलो सॉल्व कर लेते हैं और इसका वैल्यू जो है वो निकाल लेते हैं। अगर आप देखोगे तो ये 3.14 है, 6.817 है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो मैं आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके मैं आंसर निकाल के दिखाऊंगा, लेकिन आप लोग को कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, क्योंकि देखो मेरा यहां पे काम क्या है, मैं आपको फटाफट वीडियो बना के दूं। लगभग 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, जितना जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो बना के दूं। तो उसके लिए मुझे कैलकुलेशन के लिए ना कैलकुलेटर लगेगा। ठीक है, तो प्लीज मेरे को कैलकुलेटर अलाउ करने दो। आप लोग अपने हाथों से इसको प्रैक्टिस करके लोगे अगर आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? 3.14 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? 6.817 के साथ, 6.817 के साथ। तो आंसर आएगा 21.405 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा और इंटू 10⁻⁻23 वैसे का वैसे ही। अब मैं क्या करूंगा? इस 21.405 को मैं डिवाइड करूंगा बच्चा 6 के साथ। तो आंसर आएगा 3.567। 3.567। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है बच्चा? आंसर आ रहा है 3.567 इंटू 10⁻⁻23। ये आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, क्या है? सेंटीमीटर क्यूब है, लिख दो। ठीक है, और आप देखोगे तो हमारा जो आंसर दिया हुआ है उसमें 3.57 दिया और हमारा आंसर 3.56 आ रहा है। तो अगर आप देखोगे तो हमारा ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो कहीं ना कहीं इससे क्या पता चला कि हम लोग अपने मेथड से भी सॉल्व करेंगे जो हमको आता है, तो भी हमारा आंसर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल के आसपास जो है वो आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। समझ में आ गया? चलिए हम आगे जाएंगे। फटाफट करना है दोस्तों, इसके लिए थोड़ा फास्ट जाऊंगा। दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो, द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल voids are formed in 0.5 मोल ऑफ ए कंपाउंड फॉर्मिंग HCP स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है यहां पे। तो कहीं ना कहीं हम लोग को यहां पे क्या दे रखा है? दैट इज गिवन में अगर आप देखोगे तो नंबर पार्टिकल्स दे रखा है। ठीक है, या फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो हम लोग को दे रखा है। तो हम लोग को नंबर ऑफ क्या निकालना है? हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो हम लोग को पता है एक चीज कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल
वॉइड्स जो होता है दोस्तों, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होता है वो किसके बराबर होता है दोस्तों? नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर होता है। किसके बराबर? नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर होता है। ये हम लोग ने पढ़ा हुआ है कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब आप एक चीज जानते होंगे कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स अगर मुझे निकालना है तो मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है किसमें है? 0.5 मोल के अंदर है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? 0.5 मोल के लिए तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय द एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, 0.622 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। अब मैं सॉल्व कर देता हूं यहां पे, तो हमारा जो आंसर है वो लगभग हम लोग निकाल लेंगे। तो मैं 0.5 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 6.022 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहां पे मैं ले लेता हूं कैलकुलेटर। अब देखो आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं। जैसे कि आप जानते होंगे कि आई एम नॉट ए प्रोफेसर ऑफ 12th केमिस्ट्री। मैं 11th तक केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, लेकिन 12th केमिस्ट्री में नहीं पढ़ाता। तो इसके लिए मुझे कुछ चीजें जो है वो आपको मुझे यहां पे खुद सॉल्व करके बतानी पड़ रही है। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ के लोगे, क्योंकि मेन चीजें क्या है कि मैं आपको कैसे ना कैसे कुछ चीजें प्रोवाइड कर सकूं जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प कर सके। तो ये 10-12 न्यूमेरिकल जो मैं लेकर आया हूं, जो शायद इसमें से एक पूछ ले या फिर इसके जैसा भी अगर पूछ लेगा तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए बेनिफिट करेगा और आप लोगों को तो बहुत ज्यादा ही करेगा। ठीक है, तो चलो 0.5 को मल्टीप्लाई करता हूं 6 से करो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 6.022 ठीक है 3.011 आ रहा है इंटू 10⁻23। ये आ रहा है 3.011 इंटू 10⁻23 आ रहा है। और अगर आप देखोगे हमारा आंसर तो यही है। तो ये आपका क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आया। ये क्या आया आपका? नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है ये आया। अब हमको एक चीज पता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो कहीं ना कहीं मेरा नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है। तो हमको जो निकालना है नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो है वो आ गया हमारा 3.011 इंटू 10⁻23। दिस इज आवर फाइनल आंसर। यही हम लोग को पूछा था और हमने यही आराम से आंसर जो है वो निकाल दिया। क्लियर बच्चा? देखो 7 मिनट हो गए 2 क्वेश्चन के अंदर, लेकिन हमें फास्ट जाना है ताकि आधे घंटे के अंदर हम बाकी चीजें भी कंप्लीट करा सके। चलो थर्ड क्वेश्चन चलेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 0.3 ग्राम ऑफ ए स्पेसीज हैविंग डेंसिटी ऑफ 8.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड यूनिट सेल एज लेंथ दिया हुआ है। तो एज लेंथ दिया हुआ है यानी ए दिया हुआ है। तो गिवन सबसे पहले लिख लो यार क्या क्या चीजें दी हुई है। तो सबसे पहले जो हम लोग को चीजें दी हुई है वो है डेंसिटी। तो डेंसिटी यहां पे आप देख पा रहे हो जो आपको दिया हुआ है, डेंसिटी कितना दिया हुआ है? 8.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको डेंसिटी दी हुई है। इसके अलावा आपको एज लेंथ दिया हुआ है कि नहीं? लास्ट में आप देखो एज लेंथ दिया हुआ है 3.25। तो एज लेंथ को हम लोग ए भी बोलते हैं, करेक्ट है। एज लेंथ को हम लोग ए बोलते हैं। तो ए का वैल्यू दिया है 3.25 इंटू 10⁻⁻8। ये चीज आपको दिया हुआ है, करेक्ट है दोस्तों। अब इसके अलावा और क्या चीजें दी हुई है यहां पे? अब आप देखोगे तो मास दिया हुआ है, द नंबर ऑफ यूनिट सेल इन 0.3 ग्राम। तो कहीं ना कहीं ये मास दिया हुआ है, तो आप लिख दो यहां पे दैट इज मास ऑफ जो ये स्पीसीज है। ये तो मास ऑफ स्पीसीज दिया है जिसको हम एक्स मान लेते हैं। तो ये दिया हुआ है 0.3 ग्राम। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपको जो क्वेश्चन पूछा है, अगर क्या पूछा है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट सेल। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल जो हमको निकालना है, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स जो हम लोग को निकालना है इन 0.3 ग्राम, जो कि हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। तो कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करें? तो ये हमारे लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है। तो यहां पे अगर मैं निकालूं तो हमारा एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। नंबर ऑफ यूनिट सेल्स जो कि x ग्राम, अगर कोई भी यूनिट सेल है स्पीसीज का, उसको निकालने का मेरा फॉर्मूला है दैट इज नथिंग बट इक्वल टू x अपॉन रो ए क्यूब। अब इसको हम लोग वैल्यू पुट ऑन करेंगे और कैलकुलेट करते हैं दोस्तों फटाफट से। तो चलो कैसे वैल्यू पुट अप करेंगे, अगर आप देखो ध्यान से तो यहां पे आपको रियलाइज होगा कि क्या चीजें दी हुई है। x आपको दिया है क्या? जो आपका वैल्यू है 0.3 अपॉन रो का वैल्यू दिया हुआ है 8.5। ठीक है, और क्या दिया हुआ है बच्चा? देखो ध्यान से, रो दे दिया, ए क्यूब निकालना है 3.25 इंटू 10⁻⁻8 इसका क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लो यार बच्चा, बस आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं, इसका आंसर निकालते हैं। तो ऊपर तो 0.3 वैसे का वैसे ही रहेगा, 0.3 वैसे का वैसे ही। इसके अलावा आप देखो ये 8.5 है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये 3.25 का भी क्यूब होगा, मतलब 3.25 मल्टीप्लाई बाय 3.25 मल्टीप्लाई बाय 3.25। करो कैलकुलेट, 34.32 और दैट इज मल्टीप्लाई बाय
ये हो जाएगा 10⁻⁸ का क्यूब, तो 8 3 जा 24 -24 हो जाएगा 10⁻⁻24। ये समझा यहां तक? अब कुछ नहीं करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको डिवाइड कर दो, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो चलो आपके सामने कैलकुलेटर से आंसर मैं निकाल रहा हूं फटाफट। पहले क्या करना है, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करना है, 0.3 था, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 8.5 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 34.32 के साथ, ठीक है। 8.5 को 34.32 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया 291.72। और आप क्या कर सकते हो, 10⁻⁻24 को ऊपर भेज दोगे तो 10⁻+24 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, फाइनली इन दोनों को डिवाइड करना है। तो आप क्या करो, 0.3 को डिवाइड कर लो, किसके साथ डिवाइड करोगे, 291.72 के साथ जो है वो डिवाइड कर लोगे, तो आपका आंसर आ गया, दैट इज 0.00102 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24। आपको अगर कोई पॉइंट शिफ्ट करना है तो आप पॉइंट भी शिफ्ट करते हो, जैसे अगर मैं 1 2 3 4 5 नंबर के बाद पॉइंट शिफ्ट कर दूं या फिर 2 के बाद, हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1.03 है वैसे, तो इसको आप कर सकते हैं 1.02 इंटू 10⁻22 हो जाएगा और ये आपका आंसर हो सकता है। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको चीजें परफॉर्म करनी है, करेक्ट है कि नहीं दोस्तों? क्लियर है? चलो तो अभी बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चलो फटाफट से बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन क्या पूछा है, देखो इसमें ध्यान से, अ कंपाउंड क्रिस्टलाइज इन बीसीसी स्ट्रक्चर। तो अगेन ये फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन है, तो यहां पे बोल रहा है कि एक कंपाउंड है जो क्रिस्टलाइज हो रहा है बीसीसी स्ट्रक्चर में, व्हाट इज द यूनिट सेल एज लेंथ इफ डायामीटर ऑफ इट्स एटम। तो आपको क्या दिया हुआ है, यहां पे आपको डायामीटर जो है वो दे रखा है, तो डायामीटर ऑफ एटम यानी डी दिया हुआ है आपको, ठीक है, जो कि है 120 पिकोमीटर। अब आप देख सकते हो पिकोमीटर दिया हुआ है, तो पिकोमीटर को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 120 इंटू 10⁻⁻10 होता है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये डायमीटर, अगर मुझे रेडियस निकालना है तो डायमीटर का आधा हो जाएगा, तो 120 डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁻⁻10 हो जाएगा मीटर में, तो ये हो जाएगा दैट इज 60 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। देखो मैं इतना फास्ट जा रहा हूं कि मेरे को आपको ज्यादा समझाने का टाइम नहीं, क्योंकि मैं जितना हो सके आपको जल्दी सॉल्यूशन प्रोवाइड करना चाहता हूं, समझा के भी एट ए टाइम। तो ये आपको रेडियस आपको मिल गया। अब रेडियस जब मिल गया, आपको निकालना क्या है, यूनिट, आपको क्या निकालना है, यूनिट सेल का एज लेंथ, यूनिट सेल का एज लेंथ जो है वो आपको निकालना है, यानी ए इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब स्ट्रक्चर क्या है हमारा, बीसीसी है, करेक्ट है। स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये हमारा क्या है, बीसीसी है, और उसके हिसाब से हम लोग क्या लगाएंगे दोस्तों, फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर बीसीसी यूनिट सेल, जो बीसीसी यूनिट सेल है उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू √3a/4, करेक्ट है, यही फॉर्मूला है। तो चलो वैल्यू उसमें प्रोवाइड करते हैं हम लोग आपको, फटाफट से इसमें वैल्यू डालो। तो R का वैल्यू क्या है मेरे पास, देखो 60 दिया हुआ है इंटू 10⁻⁻10 है, ठीक है, इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई बाय ए का वैल्यू कितना है बच्चा, निकालना है, यही तो कैलकुलेट करना है, तो a/4। अगर इसको मैं सॉल्व कर दूं, ये 4 उधर जाएगा, 6 4 24, तो ये हो जाएगा 240 इंटू 10⁻⁻10 हो गया, ये वाला इधर मल्टीप्लाई हुआ, इज इक्वल टू √3a। अब मुझे a का वैल्यू चाहिए, तो a इज इक्वल टू 240 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन √3 का वैल्यू होता है 1.732, याद रखना, √3 का वैल्यू होता है 1.732, याद रखना। अब कुछ नहीं करना है, 240 को 1.732 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो फटाफट से, तो क्या हो जाएगा, 240 डिवाइड बाय 1.732, ठीक है, कितना आया, 138 आया। तो a इज इक्वल टू 138.56 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है, ये समझ में आ गया, 138.56 इंटू 10⁻⁻10। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 138.56 है, और ये 10⁻⁻10 जो है हटा के सीधा आप लिख सकते हो पिकोमीटर। तो a का वैल्यू आ गया, यूनिट लेंथ का वैल्यू आ गया, एज लेंथ का वैल्यू आ गया, दैट इज 138.56 पिकोमीटर। समझ में आ गया, कितना इजी है। आई नो फास्ट जा रहा हूं, लेकिन प्लीज इस चीज के लिए मुझे माफ करना, क्योंकि देखो मेरे हाथ में यही है, टाइम कम है, आपके लिए भी टाइम कम है, मेरे लिए भी टाइम कम है, मैं जितना हो सके एक्स्ट्रा काम कर रहा हूं, मेरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने आ रहा हूं कि यार कुछ तो मैं अपनी तरफ से आपको वैल्यू दे सकूं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके लिए एमसीक्यूज डाले, मैंने अभी यहाँ पे वीडियो डाल रहा हूं जो आपके न्यूमेरिकल्स के ऊपर है, आने वाले 2-4 घंटे बीते या फिर अगले दिन जो भी होगा, आपको ये वीडियो मिलेगा केमिस्ट्री एग्जाम के पहले, और भी वीडियोस में जितना हो सके अपने एंड से लाने की कोशिश करूंगा। बच्चे प्लीज इस चीज के लिए प्लीज अप्रिशिएट करना और दोस्तों को शेयर कर देना इस वीडियो को जितना हो सके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे द वेपर प्रेशर के ऊपर क्वेश्चन आ गया, मतलब ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 के ऊपर क्वेश्चन है। गिवन क्या दिया हुआ है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी आर गिवन। तो यहां पे क्या दिया है, सबसे पहले वेपर प्रेशर दिया हुआ है, वेपर प्रेशर किस चीज का दिया हुआ है दोस्तों, प्योर लिक्विड का दिया हुआ है ए। तो पहले हम लोग लिखेंगे वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड ए क्या, और एक और लिखेंगे जो है वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड बी। दो लिक्विड है यहां पे, प्योर लिक्विड ए है, प्योर लिक्विड बी है, इन दोनों का वेपर प्रेशर है, तो दोनों को हम लोग मान लेंगे, ठीक है। तो एक को हम लोग P10 मानते हैं वेपर प्रेशर ए के लिए,
ये, और वेपर प्रेशर बी के लिए ये। P10 कितना दिया हुआ है देखो, पहला 0.600 बार, और ये दिया हुआ है 0.933 बार। समझ में आ गया बच्चा यहां तक? आगे टोटल प्रेशर दिया हुआ है, देखो मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, ठीक है, समझ में आ गया? किसके लिए? सॉल्यूट के लिए, यानी X2 आपको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट है व्हेन द टोटल प्रेशर, वेपर प्रेशर दिया हुआ है P का वैल्यू 0.8 बार, ये आपको दिया हुआ है। कोई दिक्कत यहां तक? कोई परेशानी नहीं? अब चलो इसमें वैल्यू फटाफट पुट ऑन करते हैं और बाकी चीजें जो है फटफट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब मोल फ्रैक्शन जो हम लोग निकालेंगे, जो हमको कैलकुलेट करने बोल रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी लिक्विड बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी लिक्विड बी की बात करें जो हमारे सॉल्यूशन में है, इसके लिए मेरे लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? इसके लिए जो मेरा फॉर्मूला बनेगा दोस्तों वो बनेगा दैट इज P इज इक्वल टू P2 डैश माइनस P2 नॉट माइनस P1 नॉट, ठीक है। X2 हमारा ये निकलेगा, मोल फ्रैक्शन निकलेगा, प्लस हमारा P1 नॉट। तो चलो इसमें वैल्यू जो है वो फटाफट क्या करते हैं, पुट ऑन करते हैं और बाकी चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं। तो P पता है क्या? मुझे पता है यार 0.8। देखो मैं थक गया बोलते बोलते। P2 कितना है भाई? 0.993 माइनस 0.600, ये होल मल्टीप्लाई बाय X2 प्लस P1 क्या है? 0.600, ठीक है। अब यहां पे आप देखो क्या होगा, ये दोनों माइनस होंगे। 0.993 माइनस 0.6 कितना होता है? पहली बात तो ये होता है 0.8, वैसे का वैसे ही ये हो जाएगा आपका 0.333 X2 और ये प्लस 0.600। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, ये 0.600 को उधर भेज देता हूं, 0.8 से माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.8 माइनस 0.600 लिखो या फिर मत लिखो, एक ही बात है, इज इक्वल टू 0.333 X2। हमको क्या चाहिए? X2 का वैल्यू चाहिए, देयरफॉर X2 विल बी इक्वल टू, एक स्टेप और बढ़ा दो यहाँ पे, 0.8 0.6 से माइनस होगा तो 0.2 आएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 0.333 X2, ठीक है। मुझे चाहिए X2, तो देयरफॉर X2 विल बी इक्वल टू 0.2 डिवाइड बाय 0.333। सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो कैलकुलेटर ले रहा हूं, कैलकुलेटर कहां गया बच्चुआ? हमारा कैलकुलेटर 0.2 को डिवाइड करना है 0.333 के साथ, 0.600 आ रहा है, परफेक्ट आंसर है। X2 का मोल फ्रैक्शन का वैल्यू आ रहा है 0.600, यही आंसर है, देखो यही आंसर है, परफेक्ट आंसर आ रहा है। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग को सॉल्व करना है। करेक्ट बच्चा? समझ में आ रहा है? तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज दिल से लाइक कर देना वीडियो को, क्योंकि मैं बहुत फास्ट जा रहा हूं। आप 1.5 की स्पीड लगाओ, 2 की स्पीड लगाओ तो आपको लगेगा ब्लर कर रहा हूं मैं, तो इतना स्पीड जा रहा हूं जितना हो सके। मेरा गला दर्द कर रहा है लेकिन फिर भी जा रहा हूं, सो दैट आपको कुछ मैं कंट्रीब्यूशन दे सकूं। तो प्लीज इस चीज को अप्रिशिएट जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करके जरूर से बता देना। यहां पे समझ में आ गया बच्चा यहां तक? अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या दिया हुआ है कि 50 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। यहां पे देखो गिवन लिखो पहले, ठीक है। क्या दिया हुआ है यहां पे? अगर हम बात करें तो यहां पे क्या दिया हुआ है कि 50 ग्राम जो है यहां पे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है जो डिसॉल्व हो रहा है सर्टेन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज गिवन। तो यहां पे आपको क्या दिया है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है वो दिया हुआ है, दैट इज 2.0 केल्विन, ये आपको दिया हुआ है। What will be the elevation of boiling point when 30 ग्राम of solute is dissolved? तो सबसे पहले यहां पे 50 ग्राम डिसॉल्व हो रहा था, बाद में 30 ग्राम हो रहा है, मतलब दो यहां पे सॉल्यूट है, ठीक है। दो मेरा सॉल्यूट है, यहां पे 2 सॉल्यूट आएगा, यानी मास ऑफ सॉल्यूट पहला लेंगे हम लोग, एक को W2 को सॉल्यूट मानते हैं तो पहला एक ले लेंगे जो कि 50 ग्राम का था, और फिर एक और लेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, एक और ले लेंगे मास ऑफ सॉल्यूट जो कि है W2 सेकंड वाला, जो कि दिया आपको 30 ग्राम, बाद में 30 ग्राम डाला ना। देखो यहां पे आगे क्या बोल रहा है, ठीक है। व्हाट विल बी द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट? तो आपको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, करेक्ट है। क्या निकालना है? लिखो यहां पे, दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट व्हेन, जो आपका 30 ग्राम है, जब आपका 30 ग्राम है सॉल्यूट का वो डाला गया, तो व्हेन 30 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व, जब उसको डाला गया तो कितना आएगा वो हम लोग को कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन मार्क डाल दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, कैलकुलेट कैसे करोगे? एक फॉर्मूला हम जानते हैं दोस्तों, वी नो वन फॉर्मूला, दैट इज कि जो आपका डेल्टा बी, ये फॉर्मूला जो होता है एलिवेशन वाला, तो ये दैट इज नथिंग बट 1000 kb आपका W2 अपॉन W1 मल्टीप्लाई बाय M2 होता है, तो आप आगे लिख दो M2, ठीक है ना। मास जो होता है उसका वो होता है, करेक्ट है दोस्तों। अब यहां पे इस वैल्यू, इस फॉर्मूले के अंदर हम लोग एक एक करके वैल्यू लिखेंगे। कैसे वैल्यू लिख सकते हो? हमको पता है कि यहां पे 2 वेट है हमारे पास। वेट जो है देखो यहां पे ध्यान से देखना, हमारे पास जो वेट है वो 2 वेट है। एक वेट क्या है? 30 ग्राम के लिए है, सॉरी पहले 50 ग्राम के लिए लिखते हैं।
तो फॉर 50 ग्राम के लिए कितना हो जाएगा मुझे बताओ। 50 ग्राम के लिए ये हमारा डेल्टा टीबी जो है इसको हम लोग 1 मानेंगे, तो ये हो जाएगा दैट इज 1000 केबी। ये W2 जो है ये पहला वाला ले लेंगे, फर्स्ट के लिए पहला वाला ले लेंगे, होल डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। ठीक है, ये हम लोग ले सकते हैं। करेक्ट है बच्चा, यहां तक करेक्ट है, यहां तक। अब अगला जो है 30 ग्राम के लिए, तो हम लोग ले लेंगे फॉर 30 ग्राम। 30 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा, ये डेल्टा टीबी था तो डेल्टा टीबी 2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, ये सेम रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू है हमारा, दैट इज 1000 केबी, दैट इज मल्टीप्लाई बाय W2, लेकिन सेकंड वाला सोल्यूट डिवाइड बाय M2 W1। ठीक है, अब इसका मान लो इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करो, ये इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड कर दो, तो आप लिखो यहां पे, लिखो यहां पे क्या लिखोगे, डिवाइड 1 एंड 2। तो 1 और 2 को एक दूसरे को से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये डेल्टा टीबी 1 अपॉन डेल्टा टीबी 2 हो जाएगा। तो डेल्टा टीबी 1 डिवाइड बाय डेल्टा टीबी 2, तो इससे होगा क्या, ये जो वैल्यू है देखो यहां पे, ये 1000 केबी वाला ऊपर जो आएगा 1000 केबी, दैट इज W21 वाला होल डिवाइडेड बाय M2 W1 वाला, ये पूरा होल डिवाइड होगा इसके साथ जो कि 1000 केबी W2 सेकेंड सोल्यूट डिवाइड बाय M2 W1। तो यहां पे आप देखोगे बहुत सारे वैल्यू सेम है तो कैंसल आउट हो जाएंगे। यहां पे देखो कैसे, ये पूरा 1000 केबी W2 M2 W1 ये पूरा और ये पूरा कैंसल, तो क्या बचा सिर्फ यहां पे कि डेल्टा टीबी 1 डिवाइड बाय डेल्टा टीबी 2, दैट इज इक्वल टू, क्या बच रहा है यहां पे, दैट इज W21 वाला अपॉन W2 सेकेंड वाला, यानी कि W21 वाला का जो हमारे पास मास है दैट इज 50 ग्राम, ये डिवाइड बाय कर दो 30 ग्राम। ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू है वो आ जाएगा। हम लोग को निकालना क्या है, दैट इज अगेन दैट इज व्हाट विल बी द एलिवेशन ऑफ ये ना, तो हम लोग को यहां पे निकालना है, तो डेल्टा TB2 का वैल्यू निकालना है, TB1 का वैल्यू ऑलरेडी है तो इसमें वैल्यू डालो 2.0, तो 2.0 डाल दिया। चलो आपको मैं अलग कलर से दिखाता हूं करके, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। यहां पे देखो मैंने क्या किया, इसमें 2.0 डाल दिया अपॉन डेल्टा TB जो है ये 2 रहेगा वैसी का वैसे, इज इक्वल टू 50 अपॉन 30। ठीक है, हमको चाहिए डेल्टा TB2 का वैल्यू, तो देयरफॉर डेल्टा TB2 का जो वैल्यू है वो कैसे कैलकुलेट होगा, दैट इज क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 2.0, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 2.0 डिवाइड बाय 50, तो क्या हो जाएगा 0 0 कैंसिल, 3 2 6 अपॉन 5, ये आ जाएगा 1.2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.2। तो क्या हमारा आंसर करेक्ट है, 1.2 के बिल्कुल सही आंसर है। 1.2 आगे के लगा दो तो 1.2 के हमारा आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। रफ था, थोड़ा सा फास्ट था, लेकिन करेक्ट था। इस तरीके से एग्जाम में करोगे बेहतरीन मार्क्स मिल जाएंगे डेफिनेटली। समझ में आ गया बच्चा? लाइक मारना और शेयर करना, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज रेकमेंड करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं और ज्यादा फास्ट जाएंगे थोड़ा, जो कि अगला क्वेश्चन आप जो है स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो। क्या क्वेश्चन पूछा है कि यहां पे जो सॉल्युबिलिटी है सिल्वर ब्रोमाइड की, ये दिया हुआ है आपको, सिल्वर ब्रोमाइड का जो सॉल्युबिलिटी है वो दिया हुआ है, तो इसको लिखो यहां पे। कैसे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड AgBr जो है वो आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 1.20 इंटू 10⁻⁵ मोल DM क्यूब इनवर्स। ठीक है, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgBr। तो आपको निकालना क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है बच्चा, निकालो। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है AgBr का वो कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करोगे, कुछ फॉर्मूलेज हम जानते हैं, तो यहां पे लिखेंगे वी नो अ फॉर्मूला दैट इज नथिंग बट KSP is equal to x raised to x multiplied by y raised to y multiply by, फॉर्मूला हमारा क्या था, x raised to x y raised to y multiply by s raised to x plus y। ठीक है, और हम किस चीज का निकाल रहे हैं, दैट इज AgBr का निकाल रहे हैं। तो हम लोग को हमारा जो रिएक्शन है, जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी जो इक्विलिब्रियम है वो हम लोग को पता है क्या है दोस्तों, सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड की अगर हम बात करें तो वो क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड का सॉल्युबिलिटी है Ag जो Br है वो क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, तो इसका जो रिएक्शन होगा दैट इज रिवर्सिबल रिएक्शन, दैट इज Ag प्लस प्लस Br माइनस है। तो यहां पे आप देखोगे तो 1 और 1 है, दैट यानी कि आपका x का वैल्यू 1 है, y का जो वैल्यू है वो 1 है। तो x का वैल्यू 1 है, यहां पे y का वैल्यू 1 है, उठा के इसमें डाल दो। ठीक है, ठीक है, ये आपका 1 है, तो पुट इन 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू x रेस टू x यानी कि 1 रेस टू 1 मल्टीप्लाई बाय y रेस टू y यानी 1 रेस टू 1। ठीक है,
और मल्टीप्लाई बाय एस रेस टू 1 + 1, तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा, दैट इज के एस पी इज इक्वल टू एस का स्क्वायर। एस कितना है, सॉल्युबिलिटी ऑफ द एजीबीआर हमको दिया हुआ है, दैट इज दिस वैल्यू, तो डाल दो, आपका वैल्यू आ जाएगा, दैट इज नथिंग बट एस का स्क्वायर। एस कितना है 1.20 इंटू 10⁻⁵, इसका स्क्वायर निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा भाई, करके देखो, थक गया यार, पास जा रहा हूं बच्चा। 1.20 का स्क्वायर करना है, मतलब 1.20 मल्टीप्लाई बाय 1.20, इसका स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1.44 और मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ इंटू 2 10⁻10, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। जो आपको पूछा था, क्या पूछा था, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, तो 1.44 इंटू 10⁻10 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से हमने ये आराम से, बिल्कुल आराम से निकाल दिया है, ठीक है बच्चा, क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया सब चीजें, ठीक है बच्चा। आगे बढ़ जाए, चलो अब अगले एग्जांपल पे चलते हैं। क्या एग्जांपल पूछा हुआ है, फटाफट से सॉल्व करेंगे। देखो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl इफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ H2Cl2 HCl आर गिवन। तो बॉन्ड एंथैल्पी आपको दिया हुआ है, सभी के बॉन्ड एंथैल्पी लिखे हुए हैं, तो लिख सकते हो आप लोग। फटाफट क्या करो, सभी के जितने भी इसके बॉन्ड एंथैल्पी के जो वैल्यूज दिए हुए हैं वो आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो एक एक करके लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पे, कि जो चीज हमें दी हुई है उसको हम लोग लिखेंगे। क्या क्या चीजें दी हुई है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, तो यहां पे आपका दिया हुआ है दैट इज एंथैल्पी, ठीक है, जो है ये दिया हुआ है रिएक्टेंट बॉन्ड्स जो है, ठीक है, रिएक्टेंट बॉन्ड्स जो है ये आपका क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा आपके प्रोडक्ट बॉन्ड के साथ। किसके साथ सब्ट्रैक्ट होगा, प्रोडक्ट बॉन्ड के साथ, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट बॉन्ड, ठीक है, इसके साथ हो जाएगा। तो यहां पे देखो, यहां पे क्या क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं, फटाफट से ध्यान देना, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो इक्वेशन बनेगा दैट इज बनेगा H2 हमारा प्लस Cl2 बनेगा, दैट इज 2 टाइम्स HCl, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है इक्विलिब्रियम का। तो इसके अनुसार अगर हम देखें हम क्या चीज कर सकते हैं, ठीक है, तो हमारा जो वैल्यू बनेगा दैट इज, जो हमारा एंथैल्पी फॉर्मेशन जो है वो अगर देखा जाए तो किस प्रकार बन रहा है, यहां पे हाइड्रोजन के लिए दैट इज 1 मल्टीप्लाई बाय कर सकते हैं हम लोग, 434 दिया हुआ है क्या HCl का, ठीक है ना, हाइड्रोजन का दिया हुआ है, क्लोरीन का दिया हुआ है और HCl का दिया हुआ है ना हमें, ठीक है ना। हाँ, ये इतनी सारी चीजें दे रखी है हम लोग को, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय दैट इज 434 कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, माफ करना, किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो दैट इज अगेन 1 मल्टीप्लाई बाय 242। तो ये आपको समझा, देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 434 हुआ, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 242 हुआ, फिर माइनस होगा मेरा 2 टाइम्स HCl, दैट इज नथिंग बट मेरा HCl का कितना है 431, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 431, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 434 प्लस 242 माइनस 268 862, इसको सॉल्व करो दोस्तों, तो ये कितना हो जाता है हम लोग चेक करते हैं। ये हो जाएगा 676 माइनस 862 कितना आता है, करके देखो। तो ये इसका वैल्यू कुछ तो आएगा, 676 में से 862 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा लगभग माइनस 186 किलो जूल। तो 186 किलो जूल जो है इसका वैल्यू जो आ रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे हमारा रिएक्शन का पार्ट देखोगे तो हम लोग को हाफ रिएक्शन कंसीडर करना पड़ेगा, दैट इज हाफ ऑफ H, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ Cl2 गिव्स HCl, बराबर। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा माइनस 186 जो आया वैल्यू किलो जूल का, इसको हम लोग को 2 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। हाफ मल्टीप्लाई हुआ ना, तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2 9 18 2 3 6, मतलब 93 किलो जूल विल बी द करेक्ट आंसर। तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस 93 किलो जूल। तो इस प्रकार से आप लोग का ये आ गया, दैट इज एंथैल्पी फॉर्मेशन HCl के लिए कितना लग रहा है, ये हमने यहां पे कैलकुलेट कर दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए अब चलेंगे, हमारे और भी 1 या 2 क्वेश्चन कुछ रह गए, फटाफट से इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं एंड फिर हमारा ये आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगेन गिवन लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या चीजें दी हुई है उसको हम लोग नोट डाउन करते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग गैल्वेनिक सेल। तो हम लोग को यहाँ पे स्टैंडर्ड पोटेंशियल सेल दिया हुआ है, तो आपको कुछ वैल्यू दे के रखी है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो आपको यहाँ पे दे के रखा है वैल्यू 0.126 वोल्ट, और यहाँ पे भी वैल्यू दे रखा है दैट इज जिंक का माइनस 0.763 वोल्ट दे रखा है, करेक्ट है।
हम लोग को क्या निकालना है यहां पे, हम लोग को एक चीज पता है, अगर हम बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा सेल का जो होता है, स्टैंडर्ड सेल का जो पोटेंशियल होता है, अगर हम बात करें तो वो होता है हमारा कैथोड का माइनस एनोड, बराबर यही होता है। अब चेक करेंगे कौन सा कैथोड पे है कौन सा एनोड पे है। तो अगर हम बात करें एट एनोड, तो एनोड पे जो रिएक्शन होगा वो कैसा होगा यहां पे, दैट इज जिंक जो सॉलिड होगा वो डिस्प्लेस करेगा Zn प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, करेक्ट है ना। Zn प्लस यहां पे आपका 2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन माइनस जो है वो यहां पे रिलीज करेगा। और वही अगर मैं बात करूं कैथोड पे, तो कैथोड पे जो हमारा लीड है वो यहां पे एक्वस मीडियम में था, ठीक है, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्लस होगा, ठीक है, एंड दैट विल गिव्स पीबी, ठीक है ना। यहां पे एक चीज समझ में आ गया दोस्तों, जो कि सॉलिड फॉर्म में निकलेगा हमें। तो चलो इसमें वैल्यू डाल देते हैं, और कुछ करना नहीं है इसमें और कुछ करना नहीं है। तो माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए यानी कि हमारा जो ई सेल है इसको निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो कि हमारा ईबी है, ठीक है, इसको माइनस करना पड़ेगा जिंक वाले के साथ, ठीक है ना। दैट इज ये हमारा क्या है, ये आप देखोगे तो ये हमारा कैथोड है, ठीक है, माइनस एनोड, ठीक है ना। तो लीड वाले को जिंक वाले से माइनस करना है, तो हमारा लीड वाले का कितना है यहाँ पे पोटेंशियल 0.126, माइनस करना है जिंक वाले के साथ जो कि है माइनस 0.763। तो क्या हो जाएगा, अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 0.126 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है यहाँ पे प्लस हो जाता है, प्लस 0.763 इनको प्लस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर दिया हुआ है क्या, बिल्कुल दिया हुआ है, इन दोनों को प्लस कर दो 0.889 वोल्ट। दिस इज योर फाइनल आंसर। कितना इजी था, ये भी करेक्ट है। तो इस तरीके से आप लोग को आंसर जो है फ्रेम आउट कर लेना है। ऐसे क्वेश्चंस अगर आएंगे तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन देखो क्या दिया है। सबसे पहले यहां पे क्या बोल रहा है कि यहां पे कैलकुलेट करना है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, यानी EAN आपको कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन मार्क। आयरन का निकालना है, कॉम्प्लेक्स आयन आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहां पे आपको एक चीज पता है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है आयरन का, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इज +2, ठीक है। और जो लिगेंड होता है, लिगेंड जो इसमें होता है वो कितना डोनेट करता है, 12 इलेक्ट्रॉन, डोनेट 12 इलेक्ट्रॉन्स। कितना इलेक्ट्रॉन्स, 12 इलेक्ट्रॉन्स को वो डोनेट करता है, ठीक है, 12 इलेक्ट्रॉन्स को वो डोनेट करता है। तो यहां पे Z का वैल्यू हो जाएगा 26, दैट इज आपका एटॉमिक नंबर, ठीक है। X इज इक्वल टू 2, Y इज इक्वल टू 12। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी जो हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो हम लोग को कैलकुलेट करना है EAN, किसका निकालना है दोस्तों, आयरन का। Fe2+ का जो निकालना है वो क्या हो जाएगा, Z माइनस एक्स प्लस वाई। तो Z कितना है, 26 माइनस 2 प्लस 12, दैट इज 26 माइनस 2 प्लस 12 कितना होता है भाई, 14। 26 माइनस 14 करोगे तो आपका आंसर जो है, नहीं पहले माइनस होगा ना, 26 माइनस 24 प्लस 12 36। तो हमारा जो आंसर आएगा वो टोटल कुल मिला के कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका वैल्यू जो है वो आ जाएगा 36। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से कभी भी अगर इफेक्टिव नंबर वाला चीजें आया तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ गया। एक आखिरी एग्जांपल है, इसको भी कंप्लीट करना है, फटाफट से मैं कंप्लीट करना चाहता हूं इसको फटाफट से। क्या दिया हुआ यहां पे, राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन। यहां पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको कैलकुलेट करना है। तो द चार्ज, ठीक है ना, द चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स, ये आपको जो दिया हुआ है दैट इज FeCO, ठीक है ना, FeCO5 यहां पे जो दिया हुआ है, अगर मैं इसकी चार्ज की अगर मैं बात करूं तो ये कितना होता है, 0 होता है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है किसका, आयरन का, अगर मैं बात करूं, और प्लस जो चार्ज होता है लिगेंड्स के ऊपर, चार्ज ऑन लिगेंड्स जो होता है दोस्तों वो कितना होता है दोस्तों, वो हो जाएगा अगेन 0। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ यहां पे ये हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसके अनुसार हम लोग बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन स्टेट ऑफ आयरन प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन का वो हो जाएगा 0। तो इस तरीके से आप लोग ने आंसर जो है वो निकाल दिया, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये चीजें बहुत इजी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ
इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। हमने टोटल लगभग 11 से 12 न्यूमेरिकल हमने देख लिए। बहुत ही फास्ट तरीके से मैंने आपको यहां पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश की, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा गट फीलिंग है कि इसमें से कुछ चीजें पूछा जाए, या फिर अगर इसके जैसा नहीं आएगा, मतलब ये नहीं आएगा तो इसके जैसा भी पूछा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप न्यूमेरिकल एक बार देख भी लोगे वीडियो के फॉर्म में, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छे से हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो तो इसको बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आते, लेकिन आते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, तो ध्यान से पढ़ लेना। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है, पसंद आ गया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।